हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीरीज का ये पहला एपिसोड है, पहला शो है, जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का चर्चा करेंगे। और इसके बिहाफ पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि टीआरई 1 में या टीआरई 2 में, टीआरई 3 में किस प्रकार का पेपर पूछा गया था, कैसा लेवल था वहाँ पे, और ख़ास करके कॉमन पेपर की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे एक सलाह लेना चाहूँगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि सर मैथ का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे बना के बतलाइए, तो आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका आंसर बतला देंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपका जीएस पोर्शन है, चाहे करेंट अफेयर्स वगैरह हो, तो आपका उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसका भी अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से क्या करेंगे, क्या मैथ का हो चाहे ये जीएस पोर्शन का और भी डिटेल हो, तो हम लोग उसका फिर देने का प्रयास करेंगे। तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जानेंगे मैथ का, बाकी जो भी है सोशल का फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, सी 6 किलोमीटर। क्या होगा, 6 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर हम जो आंसर कह रहे हैं आप लोग उससे आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 3 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आपको आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, या आप लोग पहले इसको बनाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। बनाने के बाद आप लोग फिर इसके यहाँ से आंसर ये मैच कर लेंगे। अगर किन्हीं को सॉल्यूशन चाहिए, सर बताइए कैसे कैसे मैथ बनेगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर मैथ का सॉल्यूशन भी दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। और क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा 39, बी नंबर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 2। बी इज द राइट आंसर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बाकी आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हम लोग का मेन है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह भी करेंगे। और आपको और इन डिटेल अगर और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा एक एक करके सारों को एकदम डिफाइन कीजिए, मतलब एक एक करके सारे को अगर एक्सप्लेन चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड से सेशन से प्रयास करेंगे कि लगभग जो ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा उसको भी हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप लोग बताइए क्या होगा, क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों हाँ के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा ये, फोटोवोल्टिक सेल। और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा 1 से 2 बुक पढ़ा जाए जो कि कॉमन पेपर के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध हो, और 40 में आप 35 प्लस स्कोर कर सकें। और यही ये कॉमन पेपर 40 मार्क्स का है, यही आपको रैंक दिलाता है। इसमें अगर आप 30 प्लस स्कोर अगर आप यहाँ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बशर्ते आपको कोई न कोई रैंक भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो फोटोवोल्टिक सेल इसका सॉल्यूशन हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल जो सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है इसका डिजिटल हम लोग अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और फोटोवोल्टिक सेल में अर्धचालक की 2 या 2 से अधिक परतें होती है, जिसमें एक परत में धनात्मक आवेश और
दूसरे परत में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। और फोटोवोल्टिक सेल का लाभ मतलब इसका क्या क्या बेनिफिट होता है, तो इसका लाभ का क्या कहाँ कहाँ होता है, तो इसका पर्यावरणीय स्थिरता में होता है, आर्थिक रूप से व्यवहारी होता है ये, और ये नवीकरणीय स्रोत है आपका ये, और ये सुलभ और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्या कह रहा है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। क्रांतिक समझ पा रहे हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल क्रिटिकल, तो क्रांतिक द्रव्यमान होगा तो क्या होगा बतलाएंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। क्या हो जाएगा कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ये बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फल को जो हम लोग पकाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम कोई केला लेते हैं या कोई फल पकाने, जब वो हम जाते हैं लेने के लिए, वो लोग क्या करता है कि कुछ आर्टिफिशियल ऐसा कुछ वहाँ देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एथिलीन। क्या वहाँ वो लोग क्या देता है वो लोग, तो वो लोग एथिलीन का प्रयोग वो लोग करता है। तो जनरली क्या होता है, फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है, और फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का ही प्रयोग होता है। किसका होता है, कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन, दोनों का उपयोग आजकल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ऑक्टेन संख्या शून्य है, मतलब क्या किसका ऑक्टेन संख्या शून्य होगा या किसका शून्य है। तो ये देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इसमें से जितना आपको यहाँ पे विकल्प दिया गया है, चाहे आइसो ऑक्टेन हो, चाहे नियो ऑक्टेन हो, चाहे एन ऑक्टेन हो, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहे लीची का खाद्य भाग्य क्या है। तो लीची का कौन सा पार्ट को हम लोग खाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, या अगर आप लोग लुसेंट जब पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ तो फर्स्ट में ही दिया है, या फिर एसपीजी, अगर आप लोग रेलवे एसपीजी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एकदम फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक ना, कि उसका हम लोग मतलब किसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लीची का खाद्य भाग क्या है, एरिल, जो पार्ट हम लोग खाते हैं लीची में उसको क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। थोड़ा सा और हम लोग जान लें, अगर मान लीजिए कहीं दिया रहे केला, तो केला का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो केला का हम लोग खाते हैं कौन सा भाग, तो उसको फल भित्ति या उसको हम लोग अंतर भित्ति भी बोलते हैं। वही अगर आम कह दे तो आम का कौन सा हम लोग खाते हैं, आम का हम लोग कौन सा खाते हैं, आप लोग जानते हैं अगर ये आम है ये, तो बीच में गुठली होता है, ये इस वाले पार्ट को हम लोग खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भित्ति। क्या बोलते हैं, मध्य भित्ति। तो आम का हम लोग मध्य भित्ति खाते हैं। वही अगर नारियल पूछ लिया जाए तो नारियल का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो हम लोग उसका भ्रूण पोष खाते हैं। कौन सा खाते हैं, तो भ्रूण पोष खाते हैं। ठीक है। और सुपारी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, सुपारी आप लोग देखे होंगे, तो सुपारी का हम लोग भ्रूणीय पार्ट खाते हैं। कौन सा पार्ट खाते हैं, भ्रूणीय पार्ट खाते हैं। तो हम समझते हैं इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। आणविक क्वेश्चन 14 देखते हैं हम लोग। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं विसरण। विसरण को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। होता है क्या है यहाँ पे, तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ही विसरण क्रिया है, उसको विसरण ही कहते हैं। ठीक है, या इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। वह फिर से रिपीट कर लेंगे, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीन मानचित्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीन मानचित्रण।
तो देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 में किस तरह का कॉमन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लेवल था उसका वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहे ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेंगे। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ये द्विगुणित। क्या होता है ये? द्विगुणित होता है ये। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? अच्छा यहाँ चलिए, यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना सन 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, और ये कोसी नहीं, मतलब आपका एशिया का ये पहला ऐसा देश है जो विकासशील देश है जो कि एनजीटी का गठन किया है ये। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो भारत तीसरा देश है ये एनजीटी का गठन करने वाला। एनजीटी में होता है क्या है जनरली, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एनजीटी में अगर कुछ मान लीजिए पर्यावरण संबंधी कुछ, अगर मान लीजिए कहीं कोई विवाद फंसता है, कोई केस वगैरह कुछ भी ऐसा होता है, तो पहले क्या होता था वहाँ पे, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोई हाई कोर्ट चला गया, तो वहाँ पे काफ़ी ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक पेचीदा फंस गया था मामला। तो इसी को जल्दबाजी में सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, इसको एनजीटी का अलग से गठन किया गया, अलग से प्रावधान किया गया, जिसका काफ़ी फास्ट वे में इसका जो भी है त्वरित कार्रवाई इस पर हो, इसलिए अलग से इसका यहाँ पे प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आपको यहाँ पे भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो आप जानते हैं भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत, ये कहाँ हुआ था? ये आपका ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के वही हुगली, सॉरी जो हुगली नदी है, मतलब हुगली जो नदी है उसी के अंदर आपका हुआ था वो चीज़। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए कहीं यहाँ पे है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है, बेंगलुरु, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ये सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता में ये हुआ था, वही हावड़ा, मतलब कोलकाता और हावड़ा के बीच में हुगली नदी के नीचे बने सुरंग और स्टेशन से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे ये बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? अब जानते होंगे कि उस वर्ष G20 काफ़ी फेमस रहा था और लगभगतः G20 में लगभगतः जो आपका कुछ वहाँ पर थीम करके वहाँ कर दिया गया था, मतलब उसमें बहुत सारी अधिवेशन, उसमें बहुत सारी वहाँ पे प्रोग्राम होता है, कहीं पे पर्यटन वगैरह होता है, अलग अलग तरह का कार्यक्रम होता है, जिसको भारत सरकार ने अलग अलग जगह पे इसको ये किया था। लेकिन उसमें जो है ये पर्यटन कार्य समूह ये कहाँ हुआ था? ये आपका श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में यहाँ किया गया था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे भारत जो है, भारत G20 का सदस्य है या फिर नहीं है। भारत जो है ये G20 का सदस्य है या नहीं है, आप लोग कमेंट करेंगे हाँ या ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? ये तो खैर उस समय का करेंट अफेयर्स हो गया, तो ये तो खैर चलिए उतना काम है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ जब बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस ये देखिए कि करंट अफेयर्स में कहाँ से पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे ये चीज़। इससे आपको ये हेल्प होगा टीआरई 4, जो लोग टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.0 का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ये हेल्प मिलेगा कि भाई क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्जला, ये तो इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो निर्जला ने। ठीक है, ये उस समय का करेंट अफेयर सबका है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड कौन सा है? टॉम ऑफ सैंड
के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो अब जानते हैं उस साल का, मतलब जिस ईयर में ये TRE-1 पेपर हुआ था उस समय के लिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे बुकर प्राइज भी दिया गया था, बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक ना। तो ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ये भी जानते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? क्या कह रहा है फिर से बताएंगे कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो उस समय कौन आए थे? तो उस समय आए थे ये अब्दुल फतह अल सीसी। कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ये बताइएगा कि अब्दुल फतह अल सीसी ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस देश के ये राष्ट्रपति हैं। आप लोग को देश का नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कह रहा है? कोई कह रहा है क्या भारत के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? क्वेश्चन समझ गए होंगे कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है दरभंगा में। कहाँ बनाया गया है ये? दरभंगा में बनाया गया है। कि उस समय का करेंट अफेयर्स है, इसको और भी हम लोग चाहें यहाँ पर एक्सप्लेन करें। बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? तो किसे किसे मिला है? तो आप देखेंगे कि ये मगही पान को मिला है। ये मगही पान आप जानते हैं कि मगध क्षेत्र का है ये, इसको GI टैग दिया गया था। और आप ये जान लें ऐसे यहाँ पे ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है ये, लेकिन बासमती चावल ही भारत का ही है ये। चंदेरी साड़ी भी है आपका यहाँ पे। तो किसे किसे दिया गया बिहार में GI टैग? थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाम ले लूँ। बिहार में जो GI टैग दिया गया है किसको किसको दिया गया है? तो ये आपका एक है सिलाव खाजा, सिलाव के खाजा। आप लोग बताएंगे ये सिलाव का खाजा कहाँ के लिए, मतलब किस क्षेत्र में फेमस है ये? मधुबनी पेंटिंग आप लोग जानते होंगे, मधुबनी पेंटिंग आपका हो गया। भागलपुर का क्या है भाई? एक शाही लीची है, सॉरी मुजफ्फरपुर का आपका क्या शाही लीची है। कतरनी चावल है आपका। भागलपुर का सिल्क है। भागलपुर का जर्दालू आम है। हमारे मिथिला क्षेत्र का मखाना है, ठीक है, मिथिला क्षेत्र का मखाना है। और सिल्क ग्रास हैंडीक्राफ्ट ये सुजनी कढ़ाई, पिपली वर्क, मरचा धान, मगही पत्ते मतलब मगही पान के पत्ते, ये सारे जो कि बिहार में इसको GI टैग दिया गया है इन सारे उत्पादों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मतलब इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग है ये। तो देखिए किस क्षेत्र में किसको क्या बोलते हैं, बस यहाँ पे यही पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो 4 है, ये 4 किससे मैच करेगा ये? तो ये डेल्टाई वाले क्षेत्र में ये इसका मैच होगा इससे, डेल्टा वाले क्षेत्र में इसे 4 कहते हैं। फिर कंकर किसको बोलते हैं भाई? तो बांगर को कंकर बोलते हैं। तो आप लोग बताएंगे मिट्टी 2 तरह की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि आप लोग कितना थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पे आप लोगों का पकड़ है, ठीक है। तो ये बांगर ये कंकर से मैच होगा ये, ठीक है। और ये कायल, ये इसको बहुत ज़्यादा कयाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका कायल है ये किससे मैच करेगा ये? तो ये तटीय मैदान किससे मैच करेगा ये? तटीय मैदान, मतलब इसका 4 से मैच करेगा ये। और मांझ किसको बोलते हैं भाई? पंजाब के मैदान को, मतलब पंजाब के ये पंजाब का मैदान को हम लोग यहाँ पे मांझ कहते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे कौन सा मैच करेगा। तो आप जब ऐसे मैच करेंगे तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आप लोग को ये एपिसोड, या आपको और भी इसमें अगर डिटेल चाहिए एक एक करके और अधिक बताइए, डिटेल बताइए, आप लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल आगे से हम प्रयास करेंगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाए। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है?
क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। इसका आंसर क्या होगा, सुबनगिरी, बेलसिरी, मानस। ये जितना भी ऑप्शन है ये एक भी मैच नहीं कर, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक भी जो है आपको यहाँ पे ये मैच नहीं करता है, मतलब नहीं मिलती है इससे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लिखा पानी जो हिमनद है, ये जो ग्लेशियर है, ये कहाँ पे है, ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, आप लोग था ज्योग्राफी जब देखेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको ये सब सारा चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा। लुसेंट के फ्रंट पे वाले इंडियन जो ज्योग्राफी देखेंगे आप वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लुसेंट आपका बहुत ही रामबान है, लुसेंट आपका ये, और एनसीईआरटी सार संग्रह है, ये दो पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप करंट वगैरह भी अगर अच्छे से पकड़ कर लेते हैं तो 40 में कोई भी किसी भी कितना भी किस्मत ख़राब क्यों ना हो तो 35+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब टफ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपका मैथ का पकड़ अगर हल्का फुल्का है तो 35+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, या नहीं तो 30+ तो भाई होना ही होना है। और यही आपको कहीं ना कहीं रैंक दिलाता है। हम यहाँ पे रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं। तो जब रैंक मिलेगा भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप समझ पा रहे हो हम लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 ये क्या कह रहा है, मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। जब आप जब इंडियन जब भारत का मैप देखेंगे ना, सॉरी था गलती हो गया, ऐसे ऐसे करके जब इस तरह का आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा क्या यहाँ पे गंगा, इस तरह करके गंगा यहाँ पे निकल रही है ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या भारत और सॉरी मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। ये जो हिस्सा आपका है ये, तो ये मध्य गंगा को मैदान का है ये, मतलब ये मध्य भाग का है ये आपका, ये मतलब अंग और मगध और अंग का मैदान जो है किसका हिस्सा है, तो मध्य गंगा के मैदान का आपका है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है क्या कौन सा ये मैच सही नहीं है, अब इसको यहाँ पर हम लोग को चूज करना है। तो जब आप देखेंगे ना तो आप जानते होंगे कि जो जलप्रपात और नदी को जोड़ा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। खैर यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, सॉरी कहाँ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब वो जानते होंगे कि कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है ये, तो ये नर्मदा नदी पे है ये। और धुआंधार जो जलप्रपात है, जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और चूलिया जलप्रपात आपका ये चंबल नदी पे है ये। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, ये चंबल नदी पे है ये। और शिव समुद्रम जलप्रपात आपका ये कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, और ये हाँ कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराही नदी पर अवस्थित है। तो हम समझते हैं इतना काफ़ी है। और था इसलिए एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम दे दें हल्का सा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये एंजिल। कौन सा है ये, एंजिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई इसमें मैक्सिमम का क्या है, मैच नहीं है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा सा इसको टफ मानेंगे। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है ये। ठीक है, जब काफ़ी इन डेप्थ में जब इसका नॉलेज लेंगे ना तभी आप इस टाइप का क्वेश्चन को खास करके आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। खैर देखते हैं। कह रहे भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। जब आप देखेंगे ना तो पहला उत्तर में सबसे पहले कौन आएगा आपको, ये विशाखापत्तनम आएगा 1 नंबर पे। ठीक है, नंबर 2 पे कौन आएगा, तो आपका ये काकीनाडा आएगा, ये नंबर 2 पे काकीनाडा आएगा ये। और नंबर 3 पे कौन आएगा, ये तो ये मछलीपट्टनम ये। अच्छा आप बताएंगे मछलीपट्टनम किसी और भी चीज़ के लिए फेमस था, ये
किसी का राजधानी था ये उस समय, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अंत में जो बच गया ये नागपट्टनम, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1954 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तो 1954 में जो कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है ये किसके किसके बीच हुआ था ये, तो जानते हैं कोसी कहाँ पे है, बिहार में है ये। और कहाँ से निकलती है तो ये भी पता होगा, नेपाल से निकलती है। तो किसके किसके बीच समझौता होगा ये, तो हम समझिए, तो कॉमन सेंस की आपका क्वेश्चन है, इसको आप इजीली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भारतवर्ष और नेपाल के बीच है, ये इन्हीं दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा गया R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। क्या कह रहा है, R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। जब देखेंगे ना तो इनका तो खैर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है, ये इसकी गिनती आती है। लेकिन चलिए, तो ये इन्होंने जो बिहार को जो वर्गीकृत किया, जो जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग हमारा बिहार क्या है भाई, ये उपाद्र संक्रमणीय संक्रमणकालीन क्षेत्र में इनको इन्होंने बांटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कब हुआ था ये, तो ये पहली बार जो है ये आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कहाँ हुआ था आपका ये, तो ये कराची में हुआ था। लाहौर अधिवेशन मतलब सॉरी गलती बोल दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, इसका अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका अध्यक्षता किए थे। ठीक, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है इसमें इसी समय इन्होंने पारित किया था। ठीक है, इतना हम समझते हैं काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या कह रहा है, ऊपर का देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। क्या कह रहा है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो आप लोग जानते होंगे ये कूका आंदोलन क्या था ये, तो पंजाब का कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। क्या करना था ये, सिख धर्म को परिष्कृत करना था ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, कूका तो आपको पंजाब का हो गया, कुकी अभी हाल फिलहाल में ही भी ये फेमस है। ये कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना अभी आप लोग का तैयारी चल रहा है, किस लेवल तक आप लोग अभी तैयारी आप लोग मतलब अभी है और कितना करना बाकी है। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि कुकी आंदोलन अभी मतलब उस समय कहाँ हुआ था ये। अभी कुकी एक जनजाति भी है, कहाँ रहती है, अगर आप लोग को ये पता होगा, ये करेंट का भी सवाल है ये, हम समझते हैं ये सब आपको जरूर क्वेश्चन ये सब चीज़ देखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे। कह रहे क्या 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था के समय किसने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कहा था, किसने कहा था, तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। तो मैं समझता हूँ 1857 से कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ लोगों का जो स्टेटमेंट है ये आप सभी लोगों को याद करना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी ये पूछ लिया जाता है। जैसे बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था। उसी प्रकार R.C. मजूमदार ने कहा था द सिपॉय
म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर से रिपीट कर दें, आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और एसएन सेन, अच्छा अब बताएंगे इसमें कोई सरकारी भी कोई सरकारी कर्मी भी थे, कौन थे, उनका क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके कीजिएगा। एसएन सेन, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसका नाम दिया था 1857। एसएन सेन का पुस्तक का क्या नाम है, 1857। फिर टी आर होम्स का पुस्तक का क्या नाम है, टी आर होम्स ने क्या कहा था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, सॉरी म्यूनिटी। अशोक मेहता ने क्या कहा था, द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, और चलिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्या कहता है कि ये भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये हमारे बिहार और बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ये पहले बार। इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, बिहार और बंगाल क्षेत्र। तो भारत में अंग्रेज के सशक्त विरोध करने वालों में जनजातियां और किसानों का योगदान अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, और था मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो बतला दूं, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि नील विद्रोह कब हुआ था, ये तो लगभग ये 1859-60 में बंगाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये नील विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1859 और 60 के बीच में हुआ था। और नील दर्पण नाटक जो नील विद्रोह को जीवंत गाथा है ये, और नील दर्पण का नाटक के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है, आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नील आयोग का गठन कब हुआ था, तो नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इतना काफ़ी एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो आप लोग जानते होंगे कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, ये आप उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, रक्षा विभाग किसको दिया गया था, उस समय बलदेव सिंह थे, उनको रक्षा विभाग दिया गया था। और आप लोग कमेंट में बताएंगे गृह विभाग अंतरिम सरकार में किसे दिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था या आग्रह किया था। तो ये तो हम समझ लिए, तो क्वेश्चन खैर सभी लोगों को एकदम रटा होगा, जवान पे होगा ये, ठीक है ना। ये सभी लोग, ये कई बार बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया है, ये तकरीबन 10 बार से ऊपर भी एग्जाम में, और बिहार के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है ना। तो किसने आग्रह किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। आप बताएंगे राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में खास कमेंट करके ये बताएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका गांव का नाम क्या था। ठीक है, थोड़ा सा ये कमेंट करके बताएंगे। मुस्लिम लीग द्वारा, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जब वहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया था कांग्रेस को द्वारा वहाँ पे, तो 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। आखिर खैर उतना बहुत एक्सपीरियंस अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सी इज द राइट आंसर। तो अभी के लिए ये कॉमन पेपर का जो सीरीज है यहीं पे ख़त्म होगा। ये 40 क्वेश्चन का ही सीरीज होता है ये। और आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, और आप लोग चाहते हैं कि और इसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए, जैसे आप यहाँ चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को डील किया जाए, 3 ऑप्शन जो भी है यहाँ पे इसको डील किया जाए, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में कमेंट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, जो भी अभी आपके द्वारा आपको आपसे यहाँ पर हम लोग पूछे हैं, मेरे द्वारा पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग इसका यहाँ पर कमेंट करें। इससे होगा कि आपका कहीं ना कहीं माइंड रिफ्रेश होगा,
और आपको आकलन आप खुद से कर पाएंगे कि मेरा तैयारी किस लेवल पे है, कि मेरा TRE 4 में उस लायक हूँ या फिर नहीं हूँ। तो अपना आप आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप मिथिला गुरु टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो भी PDF वगैरह आपको चाहिए अगर, तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे, PDF वगैरह चाहिए तो मैं मिथिला गुरु टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर किन्हीं को सॉल्यूशन भी अगर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करेंगे, जैसे 10 लोग भी अगर कमेंट करते हैं तो अगले नेक्स्ट डे से मैं क्या करूँगा, पूरा क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन जो भी है मैं मिथिला गुरु टेलीग्राम में डाल दूँगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय एंड टेक।